हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो जुलाई के अंत में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उसको लेकर सेक्रेटेरिएट से यानी कि सचिवालय से क्या किस किस पॉइंट्स पर सहमति प्राप्त हो चुकी है, अनुमोदन मिल चुका है, उसको लेकर आज मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। फ्राइडे के दिन हम लोग जानते हैं कि सचिवालय से मुलाकात का दिन होता है। जो अभ्यर्थीगण हैं, जो नेतागण हैं शिक्षक संघ के या फिर जो भावी शिक्षक संघ के ग्रुप बने हुए हैं, वो लोग जाते हैं, मिलते हैं और सचिवालय से जो प्रश्न हैं उनके उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो भी 7वें चरण की बहाली को लेकर जो भी असमंजस है उस डाउट को भी क्लियर करते हैं, साथ ही अपनी मांगों को भी उनके समक्ष रखा जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब जाएंगे, अगली मुलाकात जब होगी। लेकिन आज फ़िलहाल जो सचिवालय में जो कुछ अब तक हुआ है, जिन चीज़ों पर सहमति मिल चुकी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति जो है, कंसेंट जो है सेक्रेटेरिएट द्वारा दे दिया गया है, जो आप सभी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को जानना बेहद ज़रूरी है। और जो भी चाहे बिहार टीईटी की हों, सीटेड अभ्यर्थी हों या फिर एसटीईटी मेरिट, नॉट इन मेरिट, क्वालिफाइज, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को ये सारे पॉइंट से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, सबसे पहला जो मुद्दा है वह है बिहार टीईटी 2022 के बारे में। जी हाँ, बिहार टीईटी 2022 ये कोई टर्म नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार टीईटी 2022 में होने वाला है। लेकिन आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, हज़ारों अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर जिन्होंने हाल ही में अपनी जो है प्रशिक्षण वगैरह पूरा किया है। तो उन वैसे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जब हर चरण से पहले 5वां चरण हो, 6ठा चरण हो, बिहार टीईटी का आयोजन किया गया, तो फिर 7वें चरण से पहले सरकार बिहार टीईटी का आयोजन क्यों नहीं करेगी। तो इसको देखिए, सचिवालय से 2 पॉइंट्स पर बात हुई है। पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि जब इस बारे में अभ्यर्थियों ने बिहार टीईटी को लेकर कोर्ट केस किए तो पटना हाईकोर्ट से सीधा निर्देश सरकार को यह दिया गया कि यदि सरकार चाहे तो बीटेट कंडक्ट करवा सकती है, यदि ना चाहे तो ना करवाए। ऐसा कोई कंपल्शन कोर्ट की तरफ से, कोई डायरेक्शन, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया कि बिहार टीईटी 7वें चरण की बहाली से पहले ही कंडक्ट करवाना है। और साथ ही आपको ये भी याद दिला दें कि जो विधानसभा का जब सत्र चला था तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से यह बिहार टीईटी का प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि 7वां चरण शिक्षक बहाली का हम पहले करेंगे और उसके बाद में बिहार टीईटी का आयोजन किया जाएगा। और ये उनकी जो 2-3 दिन पहले भी हमने इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि रिक्तियों की गणना पूरी होते ही 7वें चरण की बहाली का विज्ञापन आएगा। तो उस चीज़ से भी क्लियर हो ही गया, अगर उनको बीटेट की बात करनी होती तो वह वहाँ पर ज़रूर कर देते। और फिर जुलाई अगस्त से पहले हमें नहीं लगता कि बीटेट का आयोजन हो भी जाएगा और 7वां चरण का विज्ञापन भी आ जाएगा। तो इसलिए बीटेट 2022 की उम्मीद जो है बहुत ही कम है। सचिवालय से भी इस चीज़ को क्लियरेंस मिल चुकी है। दूसरी बात जब सचिवालय से पूछी गई कि नियमावली में संशोधन किया जाएगा 2012 या फिर 2020 की नियमावली को फॉलो करके 7वें चरण की बहाली को रूप दिया जाएगा, तो इस बारे में सचिवालय सूत्रों से ये पता चला कि 2020 की ही नियमावली को ही फॉलो किया जाना है। हाँ, लेकिन उसमें एकेडमिक मार्क्स होंगे, टीईटी मार्क्स पर बहाली होगी, 50-50 का रेशो होगा या 80-20 का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको संशोधित करके नियमावली ज़रूर लाई जाएगी, क्योंकि जो अधिसूचना आएगी उसमें ये अलग अलग तौर पर सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि 1 to 5, 6 to 8 और ख़ासकर माध्यमिक, कुछ माध्यमिक में, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि एसटीईटी मेरिट, नॉट इन मेरिट 2 कैटेगरीज़ में अभ्यर्थीगण बटे हुए हैं। तो इन दोनों ही कैटेगरीज़ को सेटिस्फाई करने का जो पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है वह केवल और केवल अधिसूचना पर होगी और उसमें में ही मेंशन होगा कि ये नियमावली को कितना संशोधित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी सचिवालय से मिली कि नियमावली में संशोधन पॉसिबल है, किया जाएगा, 2020 की नियमावली को फॉलो किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो मुद्दा है वह होगा डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में। सचिवालय से जब ये पूछा गया कि क्या, जैसे बक्सर ज़िले का हमने देखा था कि लेटर निकाला था कि बाहर के राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी खासकर, उनको स्थायी जो निवासी का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वह इतनी आसानी से नहीं दिया जाएगा, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र इस बार बिल्कुल भी नहीं बनेगा, खासकर 7वें चरण के शिक्षक बहाली से पहले। तो डोमिसाइल नीति के बारे में जब पूछा गया, डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी 7वें चरण में, तो सचिवालय से कहा गया येस, बिल्कुल फॉलो होगी। लेकिन आप लोगों को यह चीज़ यहाँ पर बता दें कि कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है वह नहीं दिया जाएगा बाहर के अभ्यर्थियों को।
तो इस पर देखिए ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि डोमिसाइल पॉलिसी को भले ही लागू किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रखा जाता है। चाहे डोमिसाइल पॉलिसी पूरी तरह से फॉलो तो नहीं कर सकते, अदरवाइज़ उल्लंघन हो जाएगा। तो 10%, 20%, 15% जो है बाहर के राज्यों को अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाता है। और बाहर के राज्य के अभ्यर्थी जो भी इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है, यानी कि अगर वह बीसी हैं, ओबीसी हैं अपने राज्य में जो भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनका केवल हक जो है वह जनरल कैटेगरी में ही समझा जाएगा। तो डोमिसाइल नीति पर भी सचिवालय से सहमति मिल चुकी है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट उनसे पूछा गया कि एससीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट के जो अभ्यर्थी गए थे, और आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरिट का आंदोलन पटना में अभी चल भी रहा है, तो जब पूछा गया कि मेरिट और नॉट इन मेरिट के लिए सरकार ने क्या कुछ सोचा है, सचिवालय से क्या अपडेट है, तो वहाँ से यही पता चला कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, या फिर जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों ही एलिजिबल हैं बहाली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, तो वह तो होगा ही। लेकिन जब मेरिटधारी अभ्यर्थियों ने यह पूछा कि कोई भी फ़र्क नहीं होगा क्या, हमें कोई ग्रेस मार्क्स, कोई वेटेज भी नहीं दिया जाएगा, तो इस पर सचिवालय से यही जवाब मिलता है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट में हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा सरकार बीच का रास्ता निकाले जिससे दोनों ही जो खेमे के अभ्यर्थी हैं वह संतुष्ट रहें, सेटिस्फाइड रहें। तो इसमें देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। पॉसिबल ये हो सकता है कि जैसे कि एससीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं तो उनको ज़रूर ही बहाली में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं हो सकता है कि उनके लिए सरकार कोई बोनस पॉइंट, कोई वेटेज वगैरह रख दे, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी जो खेमा है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। या फिर हम लोग देख ही रहे हैं कि एससीईटी मार्क्स पर बहाली को लेकर धरना है, तो हो सकता है नियमावली संशोधित करके टीईटी मार्क्स को बढ़ाया जाए, उसका जो रेशो है 80-20, 70-30, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा रास्ता निकाला जाएगा मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए। अगला जो हमारा मुद्दा रहा जो सचिवालय से पूछा गया, क्योंकि बहुत सारे जो ज़िले हैं ऐसे जहाँ पर रिक्तियों की गणना को लेकर अभी तक लेटर जो है नहीं निकाला गया है, या फिर क्लियरली जो है लेटर को किस तरह से देना है, जो रिक्तियों की संख्या है उसका आंकड़ा किस हिसाब से लेना है, ये कई जिला शिक्षा पदाधिकारियों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए भी कुछ अभ्यर्थी सचिवालय गए थे और ये दरख्वास्त की थी वहाँ पर कि जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं श्री रवि प्रकाश जी, उनके द्वारा एक और लेटर जारी करवाया जाए जिसमें रिक्तियों की गणना को लेकर, खासकर मूल कोटि, स्नातक कोटि को लेकर सारी ही चीज़ें क्लियर हों कि किस फॉर्मेट में रिक्तियाँ जो हैं जिलों से मंगवानी है और एनआईसी पर उनको अपलोड करवाना है। तो इसको लेकर भी सचिवालय से यह पता चला कि बहुत जल्द ही, यानी कि 1-2 दिन में ही शायद एक और लेटर जो है प्राइमरी डायरेक्टर की तरफ से जारी होने वाला है, जिसमें वह रिक्तियों की गणना को लेकर एक फॉर्मेट भी डिक्लेयर करेंगे कि किस फॉर्मेट में ये सारी जो रिक्तियां हैं देनी है और एनआईसी पर इनको अपलोड किया जाना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सचिवालय से पूछा गया एक बार फिर से कि क्या जो 7वें चरण की बहाली है उसको ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से अंजाम दिया जाएगा, तो वहाँ से यही जवाब मिला कि ऑनलाइन एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा, उसका निर्माण जो है वह अभी चल रहा है और ये कब तक पूरा होगा यह तो नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन आवेदन तो ज़रूर ही लिए जाएंगे। हाँ, सेंट्रलाइज बहाली की जहाँ तक बात है तो हो सकता है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है आपकी, जब आपकी मेधा सूची वगैरह बनाई जाती है तो वह कार्य नियोजन इकाइयों द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह ऑफलाइन मोड में चलेगी। तो ये किस प्रकार से सेंट्रलाइज, इसको केंद्रीकृत किस तरह से करेंगे कि क्या एक अभ्यर्थी से एक ही बार अप्लाई लेंगे, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हैं, कौन से प्रखंड में, पंचायत में। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ऑनलाइन कोई ऐसा पोर्टल, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसके तहत ये सारी चीज़ें जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्लियरली हम लोग मेंशन कर पाएँ। तो अभी इन 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया उन पर सहमति जो है सचिवालय से प्राप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि आगे जो भी अपडेट आएगी वो 7th फेज़ के हित में ही होगी। जुलाई के एंड में ना सही लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में ज़रूर ही नोटिफिकेशन जारी होगा प्राथमिक का। तो इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से ज़रूर ही हम पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो मेरे चैनल की जो ऑडियो है, जो वीडियो है, उसको कॉपी करके अपने चैनल पर डालते हैं MIM न्यूज़ की वीडियो को, उनसे आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पर मेरी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, थंबनेल टाइटल कुछ और होता है लेकिन अंदर जो मैटर है वो कुछ अलग होता है। तो MIM न्यूज़ बुलेटिन आपको याद रखना है और इसी को आप सब्सक्राइब करके रखें, कनेक्ट करें हमारे चैनल से। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, प्रश्न हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।